हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने जो है पहला लेक्चर जो है देख लिया होगा। और आज जो है हमारा टॉपिक क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हमको पढ़ना है और समझना है। तो सवाल ये है कि हमने पहले जो एक्सरसाइज है उसमें क्या समझा है। उसमें ये देखा है कि कैसे हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान सकते हैं, कैसे हम जो है वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। नाउ अब जो हमारा टास्क है वो है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो x की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब सवाल उठता है कि सेटिस्फाइड मतलब क्या। तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और एक है आपका राइट हैंड साइड। अब जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई कहलाएगी। कहने का मतलब कि अगर राइट हैंड साइड में यहाँ पर जीरो है तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या लाना पड़ेगा, जीरो लाना पड़ेगा। तो x की ऐसी हम क्या वैल्यू रखें जिससे ये जो है इक्वेशन जीरो हो जाए। तो सपोज दैट मैं कहता हूँ कि ये आपकी इक्वेशन थी 2x² माइनस 5x प्लस 3। अब मैंने कहा कि इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 प्लस 3, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला पोर्शन कौन सा है, आपका लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है। तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो आ गया, राइट हैंड साइड जीरो भी है, तो ये x की वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। तो जो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है ये आपका क्या है, रूट है। ठीक है ना, ये इसका रूट है, या फिर हम इसको जो है दूसरे टर्म में बोलते हैं जीरोज है ना। ये क्या है आपका जीरोज है। तो रूट हो गया, जीरोज हो गया, दोनों सेम चीज़ें हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब इसमें x की कितनी वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो देखिए अब जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें जो है उसकी पावर जो है वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 2, है ना। या फिर हम बोले कि इसकी डिग्री जो होती है वो कितनी है, 2 होती है। तो इसमें जो है मैक्सिमम जीरोस, मैक्सिमम मैक्सिमम जो जीरोस हैं या मैक्सिमम रूट्स जो हैं वो कितने आ सकते हैं। इसमें मैक्सिमम रूट या तो एक भी नहीं आएगा, यानी कहने का मतलब कि x की कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। हो सकता है कि एक आ जाए, है ना, हो सकता है x की केवल एक वैल्यू आए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और या फिर मैक्सिमम जो है 2, यानी दो x की वैल्यू आ जाए जो इसको सेटिस्फाई करे। तो जो इस तरह से टर्म्स लिखे रहते हैं इसको बोलते हैं हम लोग एटमोस्ट। क्या बोलते हैं, एटमोस्ट बोलते हैं। यानी इसमें मैक्सिमम जो है कितने x की वैल्यू आ सकती हैं, 2 आ सकती हैं। तो एटमोस्ट का मीनिंग है कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। एक एटलीस्ट होता है ना। एटलीस्ट 2 का मतलब ये है कि कम से कम 2, है ना। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई इनफाइनाइट तक आप चले जाएंगे तो इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जो इसमें रूट्स हैं 2 आ सकते हैं। अब मैं सपोज दैट यहाँ पे इजी गोइंग था आपके लिए कि x इज इक्वल टू 1 आपने पुट कर दिया बहुत आसानी से। लेकिन सपोज दैट मैं कहता हूँ कि इसका एक रूट जो है 3/2 है, जो कि मुझे पता है ना। ऐसा नहीं है कि ये मैंने निकाला है ना, मुझे पता है निकाल के कि 3/2 इसका एक रूट है। अब मैं यहाँ पे अगर पुट करता हूँ 2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9/4 माइनस 5 3 जा 15/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 2 जा 18 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 15/2 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। आप जो है इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 यानी 18 माइनस यहाँ पे 2 2 जा, तो ये हो जाएगा आपका 30 और प्लस 4 3 जा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस 12 30 माइनस 30/4, तो ये आपका हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 0 आ गया। अब जरा आप सोचिए कि x इज इक्वल टू 3/2 आपके लिए सोचना कितना कठिन हो जाएगा, है ना। अगर कोई नंबर होगा सिंपली 1 2 3 4 5 6, है ना, तो इस तरह से आप है, या फिर -1 -2 -3, इस तरह से पुट करके आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह का नंबर सोचना x इज इक्वल टू 3/2 ये जो है बहुत कठिन हो जाएगा, आप जो है इसको सोच नहीं पाएंगे, है ना। तो उसके लिए जो है हम आगे देखेंगे कैसे हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। पहले जो है हम जरा इस इक्वेशन को समझ लेते हैं,
ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है, तो मैंने कहा तो चलिए हम जो है क्या देखते हैं, अब जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको ज़रा सा समझते हैं और देखते हैं क्या है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a जो है आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये जनरल इक्वेशन है, यानी इसमें x की कोई भी वैल्यू हम रखें और जिसको ये 0 दे दे, तो मान लें कि हमने कहा कि एक अल्फ़ा और बीटा, ये दो ऐसी वैल्यू हैं जो इस पे रखने पे 0 हो रही हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे अल्फ़ा रख देंगे, तो अल्फ़ा² प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अल्फ़ा इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इसी तरह बीटा रख देंगे तो 0 आना चाहिए, यानी दोनों की वैल्यू रखने पे आपका क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो ये दोनों जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स या इसके जीरोज हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि ये अल्फ़ा बीटा जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, है ना, ये जो है वैल्यू आप कैसे पता करेंगे। भाई इजी गोइंग होगा, जैसे आपने 1 रख दिया, 0 रख दिया, तो बहुत आसान हो जाएगा कि आप वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको रूट्स निकालना है ना, तब कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपका एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक करने का मतलब ये है कि इसको ब्रेक करके दो टर्म्स में लिखना है। सपोज दैट n1 और n2 मान लेता हूँ, यानी n1 n2 में इसको ब्रेक करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, या तो प्लस, कैसे कैसे लिख सकते हैं आप इसको, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं आप, n1 प्लस n2 बराबर हो सकता है कि bx हो जाए, या फिर माइनस n1 प्लस n2 बराबर जो है आपका क्या हो जाए, bx हो जाए, प्लस माइनस bx हो जाए। ठीक है, या फिर माइनस n1 और माइनस n2 बराबर माइनस का bx हो जाए, है ना। यहाँ प्लस माइनस इसलिए लगाया मैंने कि अगर ये नंबर बड़ा है तो माइनस आएगा और ये नंबर बड़ा है तो प्लस आएगा। यानी इतने फॉर्मेट में आप इसको जो है लिख सकते हैं, इस मिडिल वाले टर्म को ब्रेक करके। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इस n1 और n2 की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो n1 और n2 की वैल्यू जो है आप इसके प्रोडक्ट से प्रेडिक्ट करेंगे। n1 n2 का जो प्रोडक्ट है वो a इंटू सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और n1 और प्लस n2 इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो आपके b के बराबर होना चाहिए। ठीक है, b इसका साइन के साथ। ठीक, इतना जो है अगर आपने कर लिया तो समझिए कि आपका फैक्टराइजेशन सॉल्व हो गया, है ना। बहुत ईजी है। चलिए तो हम जो है इसको जो है आपका क्या लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या था, 2x² माइनस 5x प्लस 3। एग्जाम्पल था हमारा 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आपको दो नंबर सोचने हैं, n1 इंटू n2, जिनका प्रोडक्ट किसके, a और c के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी 6 के बराबर हो जाए, 2 इंटू 3 6। इन दोनों का जो सम है n1 प्लस n2 जो है वो बराबर किसके हो जाए, -5 के हो जाए। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको पता करना है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज दैट n1 और n2। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ n1 प्लस n2, क्योंकि मुझे यही चाहिए। अब यहाँ पर जो है इसका प्रोडक्ट 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं एक 6 के जो है फैक्टर्स लिख लेता हूँ। 6 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 और 6 खुद। अब इनमें से आपको कोई भी दो नंबर ऐसे सोचना है जिनका प्रोडक्ट 6 आ जाए। ठीक है, कि कोई भी दो नंबर, जैसे 1 और 2 का प्रोडक्ट करूँगा तो 1 इंटू 2 2 हो सकता है, 2 इंटू 3 पहला नंबर मिल गया मुझे, 2 इंटू 3। फिर मैंने कहा कि 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं आप, तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। फिर उसके बाद 1 इंटू 6 दूसरा नंबर मिल गया, 1 इंटू 6। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 6 ही आएगा। तो पहला काम तो मेरा हो गया, है ना। अब दूसरा काम ये है मेरा कि इन दोनों का प्लस माइनस करने पे -5 होना चाहिए। ठीक है, -5 आना चाहिए। अब यहाँ पर 2 प्लस 3 अगर मैं करता हूँ, सपोज दैट 2 प्लस 3
तो ये जो है 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 6 + 1 करूँगा तो 7 आ जाएगा। तो मैं अगर 6 - 1 करूँ तो 5 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों केसेस में मुझे जो है 5 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए माइनस का 5। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ाता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसका फैक्टर जो है -2 या -3। तो -2 × -3 जो है कितना हो जाएगा, ये भी 6 होता है। माइनस माइनस का प्रोडक्ट जो है क्या होता है, प्लस, और 2 × 3 6। मैंने कहा कि -2 और -3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5। ये वाला जो है आपका, देखिए इस केस में ये चीज़ इस तरह से ब्रेक होगी, -n1 -n2 -bx, -5 आ गया। अब मेरा काम हो गया। इस केस में जो है एक और हो सकता था, जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप बोलते कि -6 × 1, ये भी तो हो सकता है, जिसमें मैं -6 और +1 करूँ तो भी -5 आएगा। लेकिन इस वाले केस में दिक्कत क्या है कि -6 और 1 का जो प्रोडक्ट आएगा वो -6 आएगा। तो मुझे -6 तो चाहिए ही नहीं है, मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए है। तो यहाँ -2 × -3 को कंसिडर करेंगे। अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ। यहाँ पर है आपका 2x² माइनस, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2x -3x, ठीक है, और +3। तो देखिए मेरा ये जो मिडिल टर्म है वो क्या हो गया, पूरा का पूरा ब्रेक हो गया दो नंबरों में, जो कि एक n1 है और ये आपका n2 है। समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, दो दो का पेयर बना लूँगा, यहाँ से 2 का पेयर और यहाँ से भी 2 का पेयर। ठीक है, अब जब दो दो का पेयर बनाएंगे तो इस वाले के पेयर में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं 2x का कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं 2x कॉमन लूँगा तो यहाँ पे x - 1 बचेगा। ठीक है, और फिर यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, माइनस का 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर x - 1 बचेगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैं यहाँ पे -3 कॉमन क्यों ले रहा हूँ, है ना, -3 क्यों कॉमन लिया। देखिए यहाँ पर जो x - 1 है, वहाँ यहाँ पर भी मुझे x - 1 ही बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे -3 कॉमन लिया है। ठीक है, -3। अब जब -3 कॉमन लूँगा तो यहाँ x - 1 बचेगा। जैसे देखिए, अगर आप कॉमन ले रहे थे यहाँ पे -3x + 3, अब आप कहेंगे कि -3 कॉमन लेना है, तो माइनस तो इसमें है नहीं है, तो इसमें भी नहीं, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें मुझे -3 बनाना पड़ेगा। -3x + -1 -1 और 3, -1 का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। अब ये वाला -1 जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3x + -1 आपका रहेगा यहाँ पर, और ये जो है आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -3 जो है आप बाहर ले लीजिए, इसमें भी -3 है, इसमें भी -3 है, तो ये -3 बाहर आ जाएगा। ये बचेगा यहाँ पर x, और ये माइनस वाला पहले बचा ही है, तो ये माइनस प्लस इसमें, तो ये -1। इस तरह से जो है यहाँ पे मैंने माइनस लिया। फिर मैं x - 1 को पूरे से बाहर निकाल लूँगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2x - 3। ठीक है, ये जो आया है इसमें आपके दो टर्म आए हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये। तो ये दोनों टर्म जो है आपके क्या है, लीनियर है। ये भी लीनियर है और ये भी आपका लीनियर है। ये टर्म भी लीनियर, ये टर्म भी लीनियर। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं तो उसके जो फैक्टर्स आते हैं वो लीनियर टर्म्स में आएंगे, है ना। तो इसको अगर इक्वेट कर दूँ मैं 0 से, तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, x - 1 = 0, ठीक है, और 2x - 3 = 0, है ना। इसके दो फैक्टर होगा, और ये दोनों फैक्टर जो है कैसे हैं, ये दोनों फैक्टर लीनियर है। यहाँ से अगर x की वैल्यू मैं निकालूंगा तो x = 1 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो x = 3/2 आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका आसानी से आप बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह से जो है हम बहुत ही आसान तरीके से आपके कोई भी दो फैक्टर्स को निकाल सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन से जो है दो फैक्टर्स है ना। बाकी सभी सवाल जो हैं आपके इसी पे हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 10 से 15 सवाल तो आपको बहुत ही आसान लगेगा मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो चलिए हम जो है एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं, और उस वर्ड प्रॉब्लम को लेके फिर चीज़ों को थोड़ा सा और चलिए। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी एक इक्वेशन है वर्ड प्रॉब्लम, और इसको देख के जो है आपको डर सा लग रहा होगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है और इसको हम जो है कैसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, है ना। अगर क्वेश्चन आपका समझ में आ गया समझिए कि ये सॉल्व हो गया, है ना। तो चलिए देखते हैं। A cottage industry produces a certain number of poetry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than the twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो यहाँ पर जो है आपको एक बार सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो है आपको यहाँ पे देखना है कि पूछा क्या गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पे हम क्या लेट करें, यानी सबसे पहला सवाल उठता है कि हम मानेंगे क्या, यानी किस चीज़ को जो है हम लेट करेंगे यहाँ पे। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे। ठीक है। एक दिन में सपोज दैट उसने एक्स आर्टिकल जो है प्रोड्यूस किए। ठीक है। तो ये हो गया, मैंने मान लिया इसको। अब यहाँ पे जो है सबसे मेन लाइन जो है वो ये वाली है, ये। ठीक है। इसको समझना ज़रूरी है कि पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी ईच आर्टिकल का प्रोडक्शन कितना है। तो हमने कहा कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब ये ईच आर्टिकल का प्रोडक्शन आपका कितना हो जाएगा, 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो क्या है, 3 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे थे उसका डबल कर दें और उसमें 3 जोड़ दें तो उसके बराबर है। तो आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, एक्स, तो डबल कर देंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस आपका 3। तो इतने जो है ईच आर्टिकल का जो है दाम इतना हो गया। अब मैं कहूँ कि टोटल कॉस्ट, यानी आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो भाई जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और एक आर्टिकल का दाम, अगर दोनों को प्रोडक्ट कर दूं मैं, सपोज दैट एक्स जो है ये है और ये आपका कितना है 2x प्लस 3 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब ये जो है जैसे मैं कहता हूँ कि आपका एक पेन का दाम जो है 2 रुपये है, सॉरी एक पेन का कॉस्ट जो है यहाँ पर 2 रुपीज़ है और टोटल 20 आर्टिकल्स जो हैं उस दिन प्रोड्यूस कर रहा है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो ये टोटल कॉस्ट हो गई। अब आगे देखिए क्या दिया है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे इज़ ₹90। तो टोटल कॉस्ट का जो है कितना दिया था, टोटल कॉस्ट जो है कितना दिया है, 90 रुपीज़ दिया है, 90 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट 90 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये टोटल कॉस्ट हो गया। अब यहाँ पर जो है हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। अब यहाँ पर ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम जानते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करना है n1 प्लस n2 में ब्रेक करना है। ठीक है। और जो प्रोडक्ट होगा नंबर का उसमें जो है तोड़ना है उसको। तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपका यहाँ पर इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, तो n1 इंटू n2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आना चाहिए, माइनस का 180, क्योंकि माइनस 90 एंड 2, तो माइनस 90 एंड 2 माइनस 180, और n1 प्लस n2 जो है ये आएगा आपका 3 आना चाहिए, है ना। तो मैं इसमें क्या नंबर मानूँ, तो n1 n2 का जो प्रोडक्ट है जब माइनस 180 आ रहा है तो मैं मान लेता हूँ कि एक नंबर जो है आपका 15 है और एक नंबर जो है आपका 12 है, क्योंकि 15 इंटू 12 जो है आपका कितना होता है, 180 होता है। हमको चाहिए कितना, 3 चाहिए। तो अगर मैं 15 में से अगर 12 माइनस करता हूँ तो ये 3 आ जाएगा, है ना। तो मेरा n1 n2 की वैल्यू आ गई 15 और 12। अब इसको मैं ब्रेक करके यहाँ पे लिखूँगा। यहाँ पे मैंने बोला कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x
माइनस 90। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे लिखते हैं, आपका हो जाएगा 2x कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस, सॉरी 2x नहीं निकालेंगे, केवल x निकालेंगे आपका, यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा वो आपका x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 15। ठीक है, 2x प्लस 15, और यहाँ से माइनस का 6 कॉमन निकालेंगे तो 2x प्लस 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस का 6 अगर आप कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों बाहर आ जाएंगे, माइनस क्योंकि बाहर निकाल लिया आपने, तो माइनस माइनस बाहर निकालेंगे तो ये दोनों जो है प्लस में हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करिए, 2x प्लस 15 और कॉमन निकाल के x माइनस 6। नाउ दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो है नेगेटिव वैल्यू आ रही है और एक जो है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसमें से हम किसको लेंगे। अब बोलता है नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे इज x। अब आर्टिकल जो भी आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो आर्टिकल जो है आपका नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 6 आ जाएगी। तो मैंने कहा कि एक दिन में जो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस करेगा वो कितना करेगा, 6 करेगा, और जो है कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो वैल्यू रख दीजिए उसमें आपका 2 × 6 + 3 कितना हो जाएगा, 6×2 = 12 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन देखने में जो है थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन है जो है वो बहुत इजी। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया है ना, तो आपका लगभग लगभग 70% काम हो गया है ना। 30% काम जो है कौन कर देगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो आई होप कि चीज़ें जो हैं आपको समझ में आई होंगी, है ना। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।